सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डार्विनवाद के विषय में, यानी कि डार्विन्स थ्योरी के विषय में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और कंप्लीटली इसके सिद्धांतों के बारे में भी पढ़ेंगे और किस आधार पर यह सिद्धांत दिया गया था इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लैमार्कवाद। बहुत ही अच्छे से आप सभी लोगों ने उस पूरे वीडियो को देखा भी था और आप लोगों को वो क्लास समझ में भी आई थी। तो ये क्लास भी बहुत इजी है, आप लोग इसको भी आसानी से देख सकते हैं। देखिए, यह क्लास भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। और ये जो डार्विनवाद यानी कि डार्विन्स थ्योरी है, यह 2016 में 4th सेमेस्टर के पेपर में पूछा गया है। तो ये डार्विनवाद भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डार्विन के सिद्धांत को प्राकृतिक वर्णवाद के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में पूछता है कि प्राकृतिक वर्णवाद के सिद्धांत के नाम से किसके सिद्धांत को जानते हैं हम? तो डार्विनवाद के। इसके अलावा लगभग 20 वर्षों के अध्ययन के पश्चात 1858 में विकास के संबंध में अपने सिद्धांतों को प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। दोस्तों, आप लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में फिलोसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक लिखी थी लैमार्क ने। आपको पता है जो लैमार्क ने थ्योरी दी थी, और यहाँ पर जो डार्विन ने थ्योरी दी है उसको उन्होंने किस किताब में लिखा है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत या प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति, यह सिद्धांत किसने दिया या फिर यह पुस्तक किसने प्रकाशित किया? तो यह डार्विन की लिखी गई पुस्तक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, प्राकृतिक वर्णवाद को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया, यानी कि द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये जो किताब लिखी है डार्विन ने, इसको इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया। इसमें देखिए, यहाँ पर पहले पॉइंट में कहा गया है कि जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। यहाँ पर कहा गया है कि जो जीव होते हैं वो सभी लोग अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं और इस तरीके से जीवन चक्र है वो आगे बढ़ता है। इसके अलावा जीवों की संख्या में स्थिरता। तो ये जो 2 पॉइंट हैं, 1 और 2, जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है और जीवों की संख्या में स्थिरता होती है। दोस्तों, ये दोनों इसके अंतर्गत आएंगे। जीवन संघर्ष यानी कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हर एक जीवधारी अपने जीवन में संघर्ष करता है और संघर्ष के द्वारा ही वह आगे बढ़ता है, अपनी जाति को, अपनी प्रजाति को बचाते हुए। और जितने भी विभिन्न प्रकार का जो एटमॉस्फेयर होता है, जो वातावरण होता है, जो मौसम होता है, जो आसपास के जीव जंतु होते हैं, सभी से स्ट्रगल करते हुए एक जीव आगे बढ़ता है। अब देखिए, इसमें कहा गया है जीवन संघर्ष और विभिन्नता। तो यह योग्यतम की उत्तरजीविता के अंतर्गत है यह पॉइंट। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, जीवन संघर्ष और विभिन्नता की बात की गई है, तो यहाँ पर भी कहा गया है कि योग्यतम की उत्तरजीविता। इसके बाद देखिए दोस्तों, फिर आगे है योग्यतम की उत्तरजीविता और वातावरण में परिवर्तन। तो यहाँ पर कहा गया है नई स्पीशीज की उत्पत्ति, तो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। दोस्तों, इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और एग्जाम्पल फिर हम वही जिराफ का ही एग्जाम्पल यहाँ पर भी समझेंगे जो पिछली वीडियो में हमने लैमार्क के सिद्धांत में समझा था। तो इस सिद्धांत को हम कैसे समझेंगे? दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि जो भी जीव होते हैं, चाहे जानवर, मनुष्य, सभी लोग अपने समान संतान उत्पन्न कर लेते हैं। संतान उत्पन्न करने के बाद जीवों की संख्या में स्थिरता होनी चाहिए, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति आता है पृथ्वी पर, तो उसके बाद उसे जीवित रहने के लिए कहीं ना कहीं, अगर एक जानवर है तो वह अपने लिए खाने की व्यवस्था करता है अपने आसपास के वातावरण से। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो खाद्य जाल होता है, खाद्य श्रृंखला होती है, उसमें आप लोगों ने देखा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उन पर कौन निर्भर होते हैं? उन पर बकरियां निर्भर होती हैं, गाय भैंसे निर्भर होती हैं, और बकरियों पर कौन निर्भर होते हैं? शेर निर्भर होते हैं। तो इस तरीके से हर कोई जीव जंतु अपने जीवन को चलाने के लिए क्या करते हैं? एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और जो सही से जीवन संघर्ष करके आगे बढ़ जाते हैं वही योग्यतम कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी वही है। यहाँ पर इन्होंने कहा जिराफ के एग्जाम्पल को लेकर के, जैसे कि लैमार्क ने कहा था कि जब मौसम शुष्क होता था, यानी कि जब गर्मी होती थी, तो नीचे के घास
जो घास होती थी वो घासें सूख जाती थी। तो इस वजह से जो जिराफ थे उनको जो पेड़ पौधे थे जो जिनकी पत्तियां ऊपर थी वह उनको प्राप्त करने के लिए वह अपने गले गले को और ऊपर उठाते थे और अपने आगे के पैरों को ऊंचा उठाते थे, जिससे वह पेड़ पौधों की पत्तियों को खा पाए और इसकी वजह से उनके आगे के पैर और जो गला है वो लंबा हो गया। लेकिन जो लैमार्क है इन्होंने क्या कहा है, लेकिन जो डार्विन है इन्होंने क्या कहा है ये आपको ध्यान से समझना है। इन्होंने कहा है कि हर जीव अपने समान जीव तो उत्पन्न कर लेता है, लेकिन उन्हें अपने जीवन में अपने भोजन के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है और जो योग्य होगा वही आगे बढ़ेगा। यानी कि इन्होंने साफ-साफ ये कहा है कि जब ढेर सारे जिराफ थे, उसमें से वही जिराफ आगे बढ़ पाए, यानी कि जब नीचे के घास-फूस सूख गए, तो उसमें से वही जिराफ जीवित रह पाए जिनकी गर्दन थोड़ी लंबी थी, जिनके पैर लंबे थे। और इसकी वजह से जब जो छोटे जिराफ थे यानी कि जिनके गले लंबे नहीं थे या जो थोड़ा हाइट में छोटे थे या जिनके पैर छोटे थे, तो वो जिराफ धीरे-धीरे वह क्या हो गए, वह समाप्त होते गए, वह खत्म होते चले गए। और जिनकी गर्दन लंबी थी, जिनके पैर लंबे थे, क्योंकि आपको पता है कि जब नीचे के पेड़ पौधे, नीचे की पत्तियां, नीचे के जो घास फूस थे वो सूख गए, तो ऊपर उन्हें जो पेड़ पौधे थे उनकी पत्तियों पर निर्भर रहना पड़ा। तो जिन जिराफों की गर्दन लंबी थी, जिनके पैर लंबे थे, सिर्फ वही जीवित रह पाए और जिनके गर्दन छोटे थे, जिनके पैर छोटे थे, वह उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। फिर देखा गया धीरे-धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा होते-होते सिर्फ वही जिराफ बचे जिनकी गर्दन लंबी थी, जिनके पैर लंबे थे। तो यह किसने कहा है? यह डार्विन ने कहा है। तो याद रखिएगा कि डार्विन के अनुसार कि जो योग्य रहेगा वही जीवित बचेगा, जो योग्य नहीं रहेगा उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यानी कि इन्होंने क्या माना है? इन्होंने यही माना कि वही जिराफ जिंदा रह पाए जिनकी गर्दन लंबी थी, जिनके पैर लंबे थे और उन्हीं के द्वारा फिर उनकी जो संतानें हुई पीढ़ी दर पीढ़ी उनके अपने आप और उनके पैर, आगे के पैर और जो गला है वो धीरे-धीरे लंबा होता चला गया। तो यह कहा है डार्विन ने। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लैमार्क और डार्विन में क्या डिफरेंस है। लैमार्क ने ये कह दिया कि वो जब ऊपर उचक करके अपने गले को और ऊंचा उठाकर, पैर को ऊंचा उठा करके वह पत्तियों को खाते थे, जिसकी वजह से धीरे-धीरे उनकी सभी पीढ़ियों में जो गला है और पैर है वो लंबे होते चले गए। लेकिन डार्विन ने क्या कहा है? डार्विन ने कहा कि शुरू से ऐसे जिराफ ही बचे, यानी कि वही जिराफ अपने आप को बचा पाए जिनके पहले से ही गले और पैर लंबे थे और जिनके छोटे थे वह धीरे-धीरे उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया, क्योंकि जब नीचे कुछ खाने को बचा नहीं तो वह गर्दन लंबी ना होने की वजह से या पैर लंबे ना होने की वजह से ऊपर की पत्तियों को नहीं खा पाते थे, ऊपर के पेड़ पौधे के, जिनकी वजह से उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इन्होंने जो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी है, इसमें मुख्य रूप से दोस्तों इन्होंने इसी की बात की है कि जो भी जीवन में संघर्ष कर रहा है, जो भी जीव जंतु संघर्ष करेंगे, उनमें जो योग्य होंगे वही जीवित रहेंगे और वही नई जातियों की उत्पत्ति कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो जीवन संघर्ष करेंगे, जो आसपास के वातावरण से संबंध बना करके और उसमें संघर्ष करके जीवित रहेंगे जो जीव जंतु, वही योग्यतम होंगे और वही योग्य जिराफ क्या करेंगे, आगे नई पीढ़ी में भी वही योग्यता को ट्रांसफर करेंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि जो नई पीढ़ी के जिराफ आएंगे उनके भी गले और पैर लंबे होंगे। तो इस तरीके से इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि ढेर सारे जिराफ थे, उसमें से सिर्फ वही बचे, एक या दो वही बचे जिनके गले लंबे थे, जिनके पैर लंबे थे। तो आपको समझ में आ गया होगा इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने योग्यता की उत्तरजीविता पर फोकस किया है कि जो योग्य था वही जीवित बचा। अब दोस्तों देखिए, इस सिद्धांत को निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर हम समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। तो डार्विन ने बताया कि सभी जीवों में जनन करने की उच्च क्षमता होती है, किंतु जीवित रहने में सभी सफल नहीं हो पाते। एक पेड़ द्वारा बने सभी बीज उगने और वृक्ष बनने में सफल नहीं हो पाते। मछली के सभी अंडों में बच्चे पैदा होकर वयस्क नहीं हो पाते। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि
हर एक जीव की अपनी जनन करने की क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है, किंतु सभी जीवित नहीं रह पाते हैं। यहाँ पर मछली के अंडों का एग्जाम्पल दिया गया है, यानी कि एक मछली के ढेर सारे बच्चे होते हैं, लेकिन उन बच्चों में से क्या होता है कि कुछ बच्चों को बड़ी मछलियां खा जाती हैं, कुछ को और भी जो जानवर होते हैं वो खा जाते हैं। तो इस तरीके से जो सारी मछलियां हैं, जितने अंडे एक मछली ने दिए, सारे के सारे अंडे वयस्क नहीं हो पाते हैं। यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे यही कहा गया है कि जो बच्चे पैदा हो गए उनको भी जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि संघर्ष, जीवन संघर्ष बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर जीवन संघर्ष के बारे में ही फिर बताया गया है कि जंतुओं को पैदा होते ही जल, प्रकाश, भोजन एवं सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है। तो हर एक जंतु को पानी की जरूरत होगी, प्रकाश की जरूरत होगी, भोजन की जरूरत होगी, तो और सुरक्षित स्थान की भी आवश्यकता होगी। अतः अधिक संख्या में जंतु पैदा हो जाते हैं तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जैसे बड़े जीव जंतुओं से अपनी रक्षा करना, वातावरण के प्रभाव से बचना आदि संघर्ष करने के बाद वह जीवित रह पाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि जो पेड़ पौधे हैं उन पर कौन निर्भर होते हैं, जो घास फूस है उन पर निर्भर होते हैं बकरियां, गाय, भैंस, और उन पर कौन निर्भर होते हैं, शेर, इस तरीके के जीव जंतु। तो इस तरीके से यह जो एक क्रम है यह चलता रहता है और हर एक जीव जंतु को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जीवन संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि ये पूरा एक चक्र है, एक साइकिल है। तो दोस्तों यहाँ पर भी वही चीज बताई गई है कि हर एक जीव जंतु को क्या करना पड़ता है, जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, वातावरण से अपनी रक्षा करनी पड़ती है, अपने से बड़े जीव जंतुओं से अपने आप को बचाना होता है। अब इसके बाद है योग्यतम की उत्तरजीविता। यहीं पर आपको समझ में आ गया होगा, जो जिराफ वाला एग्जाम्पल है, जिराफ वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। जीवन संघर्ष में वही जीव सफल होते हैं जो अपने आप को वातावरण में निरंतर होने वाले परिवर्तन के अनुसार ढाल लेते हैं। वातावरण का मतलब जब मौसम शुष्क हुआ, यानी कि जब गर्मी हुई, नीचे के घास फूस सूख गए, तो जो जिराफ योग्य थे, यानी कि जिनकी गर्दन थोड़ी लंबी थी, जिनके पैर लंबे थे, वो जिराफ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ऊपर पेड़ पौधों की पत्तियां थी उनको खाना शुरू कर दिया और वो वह खा करके जीवन निर्वाह करने लगे। और उनसे जो छोटे जिराफ थे, यानी कि जिनकी गर्दन नहीं लंबी थी, जिनके पैर नहीं लंबे थे, वे अपने आप को जीवित रखने में असफल हो गए, यानी कि वो जीवित नहीं बचे। तो इस तरीके से वही जिराफ जीवित बचे जो ऊपर की पेड़ पौधों की पत्तियों को खा सकते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है, जीवन संघर्ष में वही जीव सफल होते हैं जो अपने आप को वातावरण में निरंतर होने वाले परिवर्तन के अनुसार ढाल लेते हैं। जो जीव ऐसा नहीं कर पाते हैं वे शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। जो जीव ऐसा नहीं कर पाते हैं वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यानी कि जिन जिराफों की गर्दन लंबी नहीं थी, जिनके पैर लंबे नहीं थे, वो धीरे धीरे क्या हो गए, समाप्त हो गए। इस तरीके से जो अगली पीढ़ियां आई फिर वो लंबे टांगों वाली और लंबे गर्दन वाली ही आई। अब देखिए इसके बाद है विभिन्नताएं। सभी जीवों में कुछ न कुछ विभिन्नताएं अवश्य होती हैं। एक ही माता पिता की संतानें भी एक समान नहीं होती हैं। इसी प्रकार प्रकृति में अन्य जातियों के जीवों में भी विभिन्नताएं मिलती हैं। दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि सभी जीवों में कुछ न कुछ भिन्नताएं होती हैं, जैसे कि एक माता पिता की संतानें भी एक समान नहीं होती हैं। आप देखिए बिल्कुल चेहरा नहीं सेम होता है और बहुत सारी चीजें, आदतें भी नहीं सेम होती हैं। तो इस तरीके से विभिन्नताएं हर एक जीव जंतु की पीढ़ियों में देखने को मिलती हैं। अब है वातावरण में अनुकूलन। जो जीव अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं, जीवन संघर्ष में केवल वे ही जीवित रह पाते हैं, और जिन जीवों में अनुकूलन की क्षमता नहीं होती है उनकी संपूर्ण जाति ही नष्ट हो जाती है। जैसे कि डायनासोर। डायनासोर अपने आप को अपने आसपास के वातावरण के अकॉर्डिंग या फिर हिसाब से हम कह सकते हैं कि वातावरण के हिसाब से वह अपने आप को नहीं ढाल पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका अस्तित्व ही धीरे धीरे नष्ट हो गया। तो इस तरीके से अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बनाना भी बहुत जरूरी होता है, और इस जीवन संघर्ष में केवल वही जीवित रह पाते हैं जो अनुकूलन की क्षमता रखते हैं, और जो नहीं रखते हैं धीरे धीरे उनकी जाति समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद है छठवां,
नई जाति की उत्पत्ति। तो किसी जीव की एक जाति में पीढ़ियों तक निरंतर जीवन संघर्ष या परिवर्तन होने से वह जीव अपने पूर्वजों से इतना भिन्न होता है कि उससे नई जाति की उत्पत्ति होती है। जैसे कि शेर, चीता, बिल्ली, तेंदुए एक दूसरे से रचना में बहुत मिलते हैं, लेकिन अब यह अलग-अलग जातियों के माने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए यही कहा गया है कि किसी जीव की एक जाति में पीढ़ियों तक परिवर्तन होता गया जीवन संघर्ष और परिवर्तन होने से जीव अपने पूर्वजों से इतना भिन्न होता है कि उससे नई जाति की उत्पत्ति होती है। जैसे कि शेर है, चीता है, तेंदुए हैं, ये सब और बिल्ली, ये सब अगर देखा जाए तो एक ही जाति के जीव थे, लेकिन धीरे-धीरे शेर, चीता, तेंदुए, बिल्ली ये सब क्या हो गए, अलग-अलग जातियां कहलाने लगी। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ, इनमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। आपको पता है कि ये सब क्या करते हैं, ये सब जानवरों को खाते हैं, आप लोगों को पता है। बिल्ली भी चूहे को खाती है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो इस तरीके से धीरे-धीरे क्या हुआ कि एक ही जाति के थे पहले ये सब, लेकिन धीरे-धीरे अपने पूर्वजों से इतना भिन्न होते चले गए ये लोग, यानी कि परिवर्तन होते इन सभी की अलग-अलग जातियां बन गई। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नव डार्विनवाद हम देखेंगे। दोस्तों नव डार्विनवाद का ही एक संशोधित रूप है। बीचमैन एवं उनके साथियों ने प्राकृतिक वर्णवाद सिद्धांत को छोड़ करके अन्य की आलोचना की। दोस्तों जो नव डार्विनवाद है, इसमें मुख्य रूप से बीजमैन ने अपना योगदान दिया था। अगर एग्जाम में पूछेगा कि नव डार्विनवाद किसने दिया था, तो याद रखिएगा बीजमैन और उनके साथियों ने। तो बीजमैन का नाम पहले आएगा। अब देखिए इन नव डार्विनवादियों ने अपने प्रयोग में देखा कि पीढ़ी दर पीढ़ी चूहों की पूंछ काटी, किंतु अगली पीढ़ी में पूंछ उग जाती थी। इससे सिद्ध होता है कि जीवों में सभी परिवर्तन वंशागत नहीं होते हैं। इसे जर्म प्लाज्म थियरी भी कहा जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें मेनली एग्जाम में यही पूछता है कि नव डार्विनवाद का संशोधित रूप किसने प्रस्तुत किया, तो बीजमैन ने प्रस्तुत किया। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने डार्विनवाद पढ़ लिया, इससे पहले आप लोगों ने लैमार्कवाद पढ़ा था, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये वीडियो भी समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना आप लोग मत भूलिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग कमेंट करेंगे और आप लोग फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के सभी क्लासेस को भी देखेंगे। सभी को हमने खत्म कर दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोग नोट्स भी बना रहे होंगे। दोस्तों आपको सभी विषयों की पीडीएफ टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप पर मिलेंगी। और आपको पता है टारगेट टीचर जॉब चैनल पर प्रियंका मैम भी आप लोगों को पढ़ा रही हैं हिंदी और सामाजिक विज्ञान। तो आप लोग उस चैनल पर भी जा करके पढ़िए और उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रियंका मैम भी आपके यूपी टेट और सुपर टेट की भी तैयारी आप लोगों को करवाएंगी। तो आप लोग को सिर्फ डीएलएड ही नहीं बल्कि यूपी टेट और सुपर टेट भी उनसे पढ़ने को मिलेगा। तो आप लोग प्लीज सभी वीडियोस को देखिए और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, और अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स तो आप लोग जरूर छोड़ के जाइएगा। और मैं ये हर वीडियो में कहती हूँ, और जहाँ कहीं कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। आप लोगों के हर एक विषय हर एक सब्जेक्ट की तैयारी हम बेहतर करवा रहे हैं और लगातार करवाते रहेंगे। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिएगा। दोस्तों आप लोग के लिए रेगुलर वीडियोस हम ऐसे लेकर के आते रहेंगे, साइंस की भी और सभी विषयों की। बस आप ऐसे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही चैनल से बने रहिएगा। और टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के भी वीडियोस की सभी लिंक मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।